आपको इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक, ये मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के अनुसार तैयारी करा रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक। इतिहास लेखन की परंपरा से आप क्या समझते हो? तो इतिहास लेखन क्या होता है कि जो हिंदी साहित्य है उसका सबसे पहले इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, फिर दूसरे नंबर पे किसने लिखा, फिर तीसरे नंबर पे किसने लिखा, इस तरह से इतिहास लेखन की परंपरा हमारे सामने आती है। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा है और उनका जो इतिहास ग्रंथ का नाम है वो हमसे पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा उस इतिहास को किसने लिखा, उस लेखक का नाम पूछा जाएगा। तो आशा करती हूँ इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इतिहास लेखन की परंपरा क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले घासादा तासी ने लिखा, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र ने संपादित किया था। इसके अलावा बच्चन सिंह का है और भी कई इतिहास हमारे सामने आते हैं, आपको पता है उनका नाम पेपर में पूछा जाएगा और वो किसके द्वारा लिखा गया, इससे संबंधित क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में पूछे जाएंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं इतिहास लेखक। इससे संबंधित ही मैंने आपको क्वेश्चन बनाए हैं। आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन बनाए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हमको जानकारी होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं और हमको उसी हिसाब से अपनी तैयारी को क्या देना है, अंजाम तक पहुंचाना है। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के माध्यम से इसकी थ्योरी भी आपको समझाती जाऊंगी। यदि आप मुझसे कहोगे कि मैडम इसकी सब्जेक्टिव थ्योरी भी समझा दो तो वो भी मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? आपको पता है हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल का नाम सबने सुन रखा है। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा इतिहास लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा इतिहास था इनका? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो पहले किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इन्होंने अपना इतिहास जो लिखा था वो 1929 में इनका इतिहास प्रकाशित हुआ था। 1929 में इनका इतिहास प्रकाशित हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को कितने कालों में विभाजित किया था? 4 कालों में विभाजित किया था। रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र का इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे इन इतिहास से ही क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गणपति चंद्र गुप्त का है कि रामचंद्र शुक्ल का है? तो ये कथन गाइस किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ये पेपर में आ चुका है। किसने कहा था ये कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है? ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। मेरा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो देखो हमसे पूछा जा सकता है इतिहास लेखन की परंपरा में जो सबसे पहला सूत्रपात था वो किसने किया था, अर्थात सबसे पहले किसने लिखा था? देखो हिंदी साहित्य का इतिहास था और लिखा किसने था? फ्रेंच विद्वान, और उसका क्या नाम था? घासादा तासी। क्या नाम था उसका? घासादा तासी। तो यही पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? किसने किया? घासादा तासी ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं किया, शिव सिंह सेंगर ने नहीं किया। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम पूछा जा सकता है, क्या नाम है? द इतवार दाला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। क्या नाम है? द इतवार दाला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। ये सबको रटा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो हिंदी का एक इतिहास
ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने नहीं लिखा, क्योंकि उनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल नहीं था। नलिन बिलोचन शर्मा ने भी नहीं लिखा, रामविलास शर्मा ने भी नहीं लिखा। किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ग्रंथ पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, और एक नगेंद्र ने लिखा था रीति काव्य की भूमिका, वो भी पेपर में बहुत पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरा राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक है। ये गाइस सारे जो क्वेश्चन है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, इनके द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हमको अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। हमको टॉपिक तो लेना ही है कि सिलेबस में क्या टॉपिक लगा हुआ है, फिर उसके अनुसार हमको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करने हैं, और फिर और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमको करने हैं। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये पुस्तक के लेखक कौन है? ये पेपर में पूछी गई है। तो इसके लेखक कौन है? मोतीलाल मेहनारिया हैं, टीकम सिंह तोमर नहीं है, मुनिजिन विजय भी नहीं है। कौन है इसके? मोतीलाल मेहनारिया। क्या नाम से लिखा था इन्होंने? राजस्थानी भाषा और साहित्य। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो देखो क्या है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? किसने कराया था? किशोरी लाल गुप्त ने। वो कौन सा इतिहास था जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो वो इतिहास का नाम क्या था गाइस? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। और ये किस भाषा में था? ग्रियर्सन ने किस भाषा में लिखा था? इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था। इतवार द ला लिटरेचर एंड तो ये हिंदुस्तानी नहीं, ये तो फ्रेंच विद्वान गासादा तासी का है। इसका तो किसने किया था? इसका जो अनुवाद किया था वो किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसका भी पूछा जाता है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी नहीं है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा का इतिहास है। और इसका हिंदी में रूपांतरण किया है किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये पूछा जाता है। इसके अलावा कौन सा पूछा जाता है? गासादा तासी का पूछा जाता है। गासादा तासी का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इतवार दाला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो इन दोनों का हमसे पूछा जाता है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो पहला फ्रेंच भाषा में जिसने लिखा था इतवार दाला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, उसका अनुवाद तो किसने किया है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसका किसने किया है? किशोरी लाल गुप्त ने। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है कि ये सारे मैं जो क्वेश्चन लाई हूँ ना आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से किस कृति की भूमिका के रूप में था? हिंदी कोविद रत्नमाला नहीं, हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा था उन्होंने। पहले किस रूप में लिखा था? हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा था। हिंदी विश्वकोश भी नहीं है, धर्मशास्त्र का इतिहास भी नहीं है। किस नाम से लिखा है? हिंदी शब्द सागर के नाम से लिखा है। और ये देखो किस में आ चुका है? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन मेरा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। अब देखो मैंने आपसे ये रीतिकाल का समय क्यों पूछा है? हमारा टॉपिक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। प्रमुख लेखक और इतिहास ग्रंथ। प्रमुख लेखक जिसने लिखा है इतिहास, और फिर उसने इतिहास को
अपने आधार पर किन किन भागों में वर्गीकृत किया है? उन्होंने किया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो प्रमुख प्रमुख इतिहासकारों के हमको वर्गीकरण भी ध्यान में रखने हैं कि उन्होंने आदिकाल की सीमा क्या मानी है, भक्तिकाल की क्या मानी है, रीतिकाल की क्या मानी है और आधुनिक काल की क्या मानी है। हमको देखो शुक्ल का तो अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 ईस्वी, 1700 से 1900 विक्रम संवत। आपको पता है शुक्ल ने ईस्वी में तो विभाजन किया ही नहीं है। शुक्ल का विभाजन किस में मिलता है हमको? विक्रम संवत में मिलता है। तो 1700 से 1900 विक्रम संवत में किया है। 1500 से 1750 विक्रम संवत नहीं है। 1600 से 1850 विक्रम संवत ये भी नहीं है। अब देखो विश्लेषण में देखो मैंने क्या लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को, क्योंकि हमको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको तो सभी पढ़ते हैं। 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक कालखंड का उन्होंने क्या किया था? समुचित नामकरण किया था। देखो आदिकाल का नाम उन्होंने क्या दिया था? वीरगाथा काल। उसका समय क्या रखा? संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत। फिर भक्ति काल को उन्होंने क्या कहा था? पूर्व मध्य काल। उसका क्या समय रखा? संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। फिर रीति काल का नाम दिया था उन्होंने उत्तर मध्य काल, जिसका उन्होंने समय क्या रखा? संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत। फिर क्या था? आधुनिक काल, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था? गध काल, जिसका समय रखा था उन्होंने संवत 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो ये जो शुक्ल का इतिहास विभाजन है ये हमको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है रीतिकाल ही पूछा जाए, आदिकाल की समय सीमा पूछी जा सकती है, भक्ति काल की समय सीमा पूछी जा सकती है, रीति काल की पूछी जा सकती है और आधुनिक काल की पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड भी फर्स्ट ग्रेड का है तो क्वेश्चन भी एग्जामिनर उसी के अनुसार बनाएगा। अगला क्वेश्चन है रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? अब देखो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? अब देखो उन्होंने नामकरण किया है। आदि काल का क्या है? विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न नाम दिए गए। तो ये सारे जो नाम दिए गए थे ना आदिकाल के, वो सारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, हमको याद रखना है। एक क्वेश्चन इधर से बन सकता है। और रीति काल का भी नामकरण किया है 3-4 विद्वानों ने, एक क्वेश्चन हमारा उधर से भी बन सकता है। तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी? नहीं दी, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने तो क्या नाम दिया था? रीतिकाल नाम दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने दी? नहीं दी। श्रृंगार काल की संज्ञा नगेंद्र ने भी नहीं दी। तो किसने दी थी? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। किसने दी थी? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी थी। मिश्र बंधुओं ने भी नहीं दी थी। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं याद करने के लिए। श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हम किस तरह से याद करेंगे कि जो विश्व की सभी स्त्रियां है ना वो क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। तो श्रृंगार काल क्या हो गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्व की सभी स्त्रियां क्या करती हैं? श्रृंगार करती हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया। अब देखो रीति काव्य किसने दिया? अब ये तो था रीति काल तो दिया था शुक्ल ने और रीति काव्य पूछा जा सकता है। देखो मामूली अंतर है रीति काव्य और रीति काल, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इधर नामकरण आपको लेकर आ गई। तो देखो रीति काल जो नामकरण किया था वो तो किया था रामचंद्र शुक्ल ने, और जो रीति काव्य किया था वो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आपको अच्छी तरह याद रखना है, रीति काल तो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने और रीति काव्य कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और जो अलंकृत काल कहा था वो मिश्र बंधुओं ने कहा था। कला काल किसने कहा? राम शंकर शुक्ल रसाल। राम शंकर भी लिखा मिल जाता है, रमा शंकर भी लिखा मिल जाता है, लेकिन जो कल जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था उसमें राम शंकर शुक्ल रसाल लिखा हुआ था। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पर तो देखो राम भी लिखा जाता है, राम शंकर शुक्ल रसाल, और कई बार रमा भी लिख देते हैं। तो वैसे ये नाम जो है राम शंकर शुक्ल रसाल है।
किसने दिया था कलाकाल नाम? राम शंकर शुक्ल रसाल ने दिया था। कहीं कहीं हमको रमा भी देखने को मिलता है। और अंधकार काल नाम दिया था, किसने दिया था? त्रिलोचन ने दिया था। तो ये आपको याद रखने हैं। ये जो मैंने फैक्ट बताए हैं ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रीति काल को क्या क्या नाम किस किसने दिया था। तो रीति काल रामचंद्र शुक्ल ने, रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, कलाकाल राम शंकर शुक्ल रसाल ने और अंधकार काल नाम दिया था त्रिलोचन ने। अगला क्वेश्चन मेरा देखो 9th क्या है? निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? हमसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन है जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसने तो लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने भी लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? जो फ्रेंच विद्वान गाशादा ताशी था ना, उसके इतिहास का उन्होंने किस में रूपांतरण किया था? हिंदी में रूपांतरण किया था। तो इन्होंने भी लिखा है। लेकिन नगेंद्र ने नहीं लिखा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्या पढ़ते हैं? नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जबकि नगेंद्र ने स्वयं ने नहीं लिखा है। नगेंद्र ने क्या किया है? संपादित किया है। संपादित का मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है? संपादित का मतलब होता है कि उसने क्या किया है? नगेंद्र ने विभिन्न जो लेखक हैं ना उनके उन्होंने क्या लिए हैं? लेख लिख लिए हैं। जो नगेंद्र है इसने क्या किया है? विभिन्न जो लेखक हैं उनके जो लेख हैं, जैसे किसी ने आदिकाल पे लेख लिख रखा है, किसी ने भक्ति काल पे लिख रखा है, किसी ने राम भक्ति शाखा पे लिख रखा है। तो उनके विभिन्न लेखों का संग्रह करके उन्होंने नगेंद्र खुद के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास क्या किया है? संपादित किया है। खुद स्वयं ने नहीं लिखा है। विभिन्न लेखकों के लेखों को संग्रहित करके एक बुक का क्या कर दिया है? उन्होंने निर्माण कर दिया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? नगेंद्र ने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ऐसा कौन इतिहासकार है कि जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु हैं, शिव सिंह सेंगर है, रामचंद्र शुक्ल है कि जॉर्ज ग्रियर्सन है? तो ये कौन है गाइस? मिश्र बंधु है। लगभग 5000 हैं लेकिन क्या है? 4591 यदि फिक्स संख्या आ जाए तो क्या है? 4591 है। 4591 में कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और चौथा ऑप्शन जो एग्जामिनर देता है ना वो कृष्ण बिहारी मिश्र करके देता है। तो देखो श्याम और कृष्ण में क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो इसमें क्या है? ये 3 मिश्र बंधु हैं। क्या नाम है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन 4 भागों में हुआ। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कितने भागों में हुआ है? 4 भागों में। हमसे पूछा जा सकता है मिश्र बंधु के कितने भाग हैं? मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। मिश्र बंधुओं के इतिहास का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1913 और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है 1934। आराम से याद हो जाएगा। 3 भाग 1913, इस 3 को अब क्या करो? पहले ले आओ। 1934 में चौथे भाग का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का क्या आधार रहा है? अब देखो रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें जो आदिकाल नामकरण किया है, भक्ति काल किया है, रीति काल किया है और आधुनिक काल किया है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। तो उनका आधार क्या रहा था? पूर्व परंपरा रही थी कि युग प्रवृत्ति रही थी कि प्रमुख ग्रंथ रहे थे कि इनमें से कोई नहीं? तो उसका जो आधार रहा था गाइस वो क्या रहा था? युग प्रवृत्ति रही थी। युग प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने क्या किया है? इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो देखो आपको पद्धतियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास लेखन किस किस विद्वान ने किस किस पद्धति से लिखा है। अब देखो सबसे पहले जो हमारे फ्रेंच विद्वान हुए थे ना, गाशादा ताशी, उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई? वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। अब ये देखो आप ये कहोगे कि वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? इसमें क्या है? अल्फाबेट
के आधार पर कवियों को उन्होंने रखा। जैसे ए पहले आता है तो ए नाम के कवि उन्होंने पहले रख दिए, चाहे वो भक्ति काल के हैं, चाहे वो आधुनिक काल के हैं, चाहे वो रीति काल के हैं। इसी प्रकार से जो बी आता है, फिर बी के रखे, फिर सी के रखे, फिर डी के, इस तरह से उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी? वर्णानुक्रम पद्धति। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है कि वर्णानुक्रम पद्धति है कि कालानुक्रमी पद्धति है कि समाजशास्त्रीय पद्धति है? तो कौन सी पद्धति है सबसे विकसित पद्धति? विधेयवादी पद्धति। इस दृष्टि से किसने अपना इतिहास लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी पद्धति सबसे विकसित पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। अब ये आप ये कहोगे कि विधेयवादी पद्धति क्या होती है? विधेयवादी पद्धति ये होती है कि इसमें समय के अनुरूप क्या लिखा जाता है? इतिहास लिखा जाता है। युग की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं कि उस युग में क्या प्रवृत्तियां रही, उस युग की क्या विशेषताएं रही, उसके अनुसार क्या किया जाता है? इतिहास लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? अब देखो, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? क्या विजेंद्र स्नातक हैं कि डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं कि डॉक्टर नामवर सिंह है कि डॉक्टर विनय मोहन है? तो इतिहास दर्शन किसने लिखा था? आपको याद रखना। यदि देखो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आ जाए तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन आया था, तो वो क्या है, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसको रॉन्ग कर दिया। क्यों रॉन्ग कर दिया? ये हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नहीं है, ये क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन है। क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन है। तो इस चक्कर से वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा। एक बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। केवल हिंदी शब्द आगे लगाने के चक्कर में उस बोर्ड ने उस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। और जबकि क्वेश्चन क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक हैं कि डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है कि डॉक्टर नामवर सिंह है कि डॉक्टर विनय मोहन है? कौन है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? ये जो क्वेश्चन है ये कल संस्कृत विभाग कॉलेज लेक्चरर के पेपर में आया था। बहुत इजी क्वेश्चन था। और जो संस्कृत विभाग का पेपर आया था वो इतना कठिन भी नहीं था, बहुत इजी पेपर था। जिन्होंने सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट तैयारी की थी उनका आराम से सिलेक्शन है। इसलिए तो कहा जाता है पहले सिलेबस को अपनी टेबल पे रखो और फिर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हमको अध्ययन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करो और सब्जेक्टिव थ्योरी को समझ लो। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए हर एग्जाम का। और ज़्यादा टेलीग्राम के चक्कर में नहीं पढ़ना है। टेलीग्राम पे क्या है, फालतू के क्वेश्चन ज़्यादा डाले जाते हैं जो कि पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो मेन क्वेश्चन पे होना चाहिए। और इसके अलावा हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि पूरे सिलेबस को क्या करना है, हमको कंठस्थ करना है और जो कचरा होता है उसको हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? तो सिद्ध सामंत काल जो कहा था राहुल सांस्कृतन ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, रामकुमार वर्मा ने नहीं कहा। किसने कहा था? राहुल सांस्कृतन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? अब देखो, रामविलास शर्मा की जो बुक का नाम है, क्या नाम है? भारतीय साहित्य की भूमिका। क्या नाम है? भारतीय साहित्य की भूमिका। ये दूधनाथ सिंह की नहीं है, रामदरस मिश्र की नहीं है, तो ये किसकी है? रामविलास शर्मा की है। और रामविलास शर्मा की अन्य पुस्तकें भी पूछी जा सकती हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट बनती हैं। क्या नाम है उनके? भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य परंपरा का मूल्यांकन आदि। क्या नाम है उनकी पुस्तकों के? भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य और परंपरा का मूल्यांकन। ये किसकी बुक है? ये है रामविलास शर्मा की। और भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी है? रामविलास शर्मा की। और दूधनाथ सिंह की कौन सी है? सपाट चेहरे वाला आदमी है। कौन सी है दूधनाथ सिंह की? सपाट चेहरे वाला आदमी। और निराला की कौन सी है? आत्महंता आस्था। इसके जो जितने भी ऑप्शन दे रखे होते हैं ना,
क्वेश्चन में उनको भी हमको हल करना चाहिए। जैसे दूधनाथ सिंह दे रखा है तो हमको इसकी पुस्तक भी देख लेनी है, इसकी पुस्तक का क्या नाम है। इस तरह से हमको जो मोस्ट लगे ना ऑप्शन में उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो दूधनाथ सिंह ने कौन सी लिखी थी, सपाट चेहरे वाला आदमी, और निराला की कौन सी थी, आत्महंता आस्था। क्वेश्चन नंबर देखो मेरा 16 क्या है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंड में विभक्त करके विवेचित किया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंड में विभक्त करके विवेचित किया है। कौन सा इतिहासकार है, तो वो कौन सा है, वो रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हमको अच्छी तरह से देखना है। शिव सिंह सेंगर नहीं है, रामशंकर शुक्ल रसाल नहीं है, बच्चन सिंह नहीं है। कौन है जिन्होंने हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंड में विभक्त किया था, वो है हमारे रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर देखो 17, सुमेलित करते हुए दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमको सुमेलित करना है। देखो गोरखनाथ और उनका युग किसकी दे रखी है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल की दे रखी है क्वेश्चन में। नाथ संप्रदाय किसकी दे रखी है, रांगे राघव की। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी बता रखी है, धर्मवीर भारती की। सिद्ध साहित्य किसकी बता रखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हमारे ऑप्शन ये 2 दे रखे हैं, 3 1 4 2 आएगा या 2 4 3 1 आएगा। तो देखो इसका आंसर क्या हुआ, गोरखनाथ और उनका युग, ये जो रचनाएं हैं ये किसकी है, धर्मवीर भारती की। तो पहले का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नाथ संप्रदाय, ये दूसरा नाथ संप्रदाय किसकी है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सिद्ध साहित्य किसकी है, रांगे राघव की है। तो इसका क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। एक बार और बता देती हूँ, गोरखनाथ और उनका युग ये किसकी है, धर्मवीर भारती की। इसका आ जाएगा 3। नाथ संप्रदाय किसकी है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। इसका आ जाएगा 1। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका आ जाएगा 4। और सिद्ध साहित्य किसकी है, रांगे राघव की। इसका आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, विश्लेषण। गोरखनाथ और उनका युग धर्मवीर भारती की, नाथ संप्रदाय पीताम्बर दत्त बर्थवाल की, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और सिद्ध साहित्य किसकी है, रांगे राघव की है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी साहित्य के आदि काल को, ये आधार काल है, हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल नाम किसने दिया। देखो आदि काल का जो नामकरण किया गया है वो एक लिस्ट है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी, वो आप सारे याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उसमें। तो आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं दिया था, रामशंकर शुक्ल रसाल ने नहीं दिया था। किसने दिया था आधार काल, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। किसने दिया था, मोहन अवस्थी ने दिया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने नहीं दिया था। तो क्या आ जाएगा इसका, मोहन अवस्थी। ये सारे क्या है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। और ये कौन सा टॉपिक उठाया मैंने, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास लेखक और उनके ग्रंथ का नाम। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है। ये भी इतिहास बहुत लोग पढ़ते हैं जब वो नेट की तैयारी करते हैं। जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी तो मेरे साथ के एक स्टूडेंट, उनके पास मैंने ये किताब भी देखी थी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामकुमार वर्मा की। इतनी सारे इतिहास ग्रंथ थे उनके पास, बस पूछो मत, इतने सारा मैटर इकट्ठा कर रखा था कि उनकी नेट ही नहीं निकली इस चक्कर में। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। अब देखो कौन है इसके लेखक, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामकुमार वर्मा हैं कि भगीरथ मिश्र हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हो गए, रामकुमार वर्मा।
क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन है। अब देखो हिंदी साहित्य का जो आरंभ था वो 693 ईस्वी से किसने माना था, रामचंद्र शुक्ल ने माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था कि रामकुमार वर्मा ने माना था कि डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले कौन थे गाइस, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले थे रामकुमार वर्मा। कौन थे, रामकुमार वर्मा। और रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का क्या नाम है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो गाइस ये आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, 20 क्वेश्चन करा दिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। अभी तो हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर 2 और प्रश्नोत्तरी आएंगी कम से कम। ये हमारा जो पहला टॉपिक जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो टॉपिक लगा हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। इसके अलावा जो गद्य पद्य रचनाएं लगी हुई हैं उसकी तैयारी भी मैं अपने चैनल पर कराऊंगी। गद्य पद्य रचनाओं में सबसे पहले हम कबीरदास लेंगे। पहले तो मैं उसके पद की व्याख्याएं आपको समझा दूंगी, फिर उसमें से जितने भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ बनते हैं फिर मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू गाइस।